नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक व्यास आदि शक्ति आईएएस अकेडमी के इस चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम संविधान का विषय पढ़ेंगे। उसमें हम संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने पिछले मेरे 2 पार्टों में, एक में संविधान सभा की मांग में मैंने संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को बताया गया है। तो जिन लोगों ने भी या जिन एस्पिरेंट ने भी जो एमपीएसआई एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वह मेरे पीछे के संविधान सभा की मांग और संविधान सभा के गठन के दोनों लेक्चर देख सकते हैं। इसके पश्चात संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखें, तो इससे और अच्छे से बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो चलिए आज के पार्ट 3 में संविधान सभा की कार्यप्रणाली को हम जानते हैं कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस प्रकार रखी गई या किस प्रकार की गई। इसके अतिरिक्त जो सबसे अधिक फेमस संविधान को बनाने में या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे जो मुख्य सब्जेक्ट होता है, एलिमेंट होता है, वह उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों हम उद्देश्य प्रस्ताव को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों हम मानते हैं कि भारत के वर्तमान संविधान का जो प्रारूप है, जो झलक है, वह नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव में दिख गया था। तो प्रारंभ करते हैं। देखें संविधान सभा की कार्यप्रणाली की किस प्रकार कार्यप्रणाली हुई इसकी। संविधान सभा की पहली बैठक, देखिए संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। जो पहला सत्र हुआ वह 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ और एक सत्र में कई सारी बैठक होती हैं, तो बैठक अलग हैं और सत्र अलग हैं। तो प्रथम सत्र में प्रथम बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो हम यहाँ पे सत्रों की बात नहीं कर रहा मैं, तो सत्र अलग हैं, बैठक अलग हैं। तो प्रथम सत्र में जो पहली बैठक हुई वह हुई 9 दिसंबर 1946 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह डेट याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि थे कितने 389 कल हमने पढ़ा। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि जो कैबिनेट मिशन था उसने मुस्लिम लीग के पृथक अलग मुस्लिम राष्ट्र मींस पाकिस्तान के निर्माण की बात को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग को क्योंकि ऊपर बल दिया उन्होंने दूसरे तरीके से। इसलिए बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया और जो 207 सदस्य थे उन्होंने अपने आप को पूर्ण माना और भारत के संविधान के विकास की प्रक्रिया संविधान सभा ने प्रारंभ की। इस प्रकार सबसे बड़ी पहली समस्या ये आई कि यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण ये जो 207 सदस्य थे संविधान सभा में जो जीते और बैठक में प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में शामिल हुए, इन सभी सभा सदस्यों के समक्ष पहला चुनौतीपूर्ण फैसला यह था कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना जाए। इस प्रकार कि किसे अध्यक्ष को चुना जाए, क्या कई दल थे, अलग अलग दलों के लोग थे, इसमें कांग्रेस का बाहुल्य था, तो कहीं ऐसा ना हो कोई ये समझे कि नेहरू जी ही बने। तो इसलिए इसका फैसला फ्रांस की तरह लिया गया। तो इसमें याद रखिएगा, ये एक और पॉइंट बनता है कि फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया या चुना गया। तो याद रखिएगा संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, या हम बोल सकते हैं सबसे पहले अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोनों ही मामले में इनका आंसर आ जाएगा कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई उसमें फ्रांस की परिपाटी का प्रयोग करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया जब तक कि स्थायी सदस्य का फैसला नहीं हुआ। इसके पश्चात 9 दिसंबर के बाद दूसरी बैठक संविधान सभा की 10 दिसंबर को हुई। 10 दिसंबर के बाद तीसरी बैठक संविधान सभा की 11 दिसंबर को हुई। तो संविधान सभा के प्रथम सत्र की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति या अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे जो वरिष्ठतम अस्थायी सदस्य थे, जो संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सभा के अस्थायी सदस्य थे या सभापति थे, अध्यक्ष थे, उन्हें हटाया गया
या उनके स्थान पे हम बोल सकते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना या सभापति चुना। इसी तरह 25 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। यह ध्यान रखने योग्य बात है। इसी तरह 25 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले जो संविधान सभा ने उपाध्यक्ष चुने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहायता के लिए, तो वो थे 25 जनवरी 1947 को जो चुने गए H.C. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। बाद में संविधान सभा के समक्ष फिर एक चुनौती आई। क्या चुनौती आई? संविधान सभा ने कहा कि क्या हम हमारा जो भारत का संविधान है वो पूरा ही भारत शासन नियम 1935 से लें? क्या पूरी ही व्यवस्था हम ब्रिटिश के तरीके की कर दें? क्या पूरा ही हमारा संविधान हम अमेरिका की तरह कर दें? इस स्थिति पर जब संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर विचार किया तो उन्होंने एक निर्णय लिया सर्वसम्मति से। उन्होंने निर्णय लिया कि संविधान सभा 2 विषयों पर कार्य करेगी। संविधान सभा जब भारत के संविधान सभा जो है भारत के संविधान निर्माण का कार्य करेगी, मीन्स जब जब संविधान सभा की बैठकें होंगी और संविधान सभा की बैठकों में जब भी भारत के संविधान में क्या शामिल करना है क्या शामिल नहीं करना, इसकी डिसीजन लिया जाएगा। इस बात का डिसीजन लिया जाएगा या निर्णय लिया जाएगा कि भारत का जो संविधान बन रहा है क्या उसमें भारत शासन नियम 1935 के नियम लिए जाएं या फ्रांस के लिए जाएं या रूस से कुछ लिया जाए, अमेरिका से लिया जाए। जब भी इस प्रकार के विषयों का चयन करना है तो संविधान सभा की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाएगी। किंतु यदि भारत की संविधान सभा कोई नया विधि, कोई नई विधि या कोई नया कानून बनाना चाहती है, या किसी भी देश जो यूरोपीय कंट्री हैं या ऐसे देश जिनसे हम बोलते हैं संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है, इन सभी देशों से अलग यदि भारत की संविधान सभा संविधान में कुछ अलग कानून या विधि बनाना चाहती है हमारे देश के अनुसार, तब उस स्थिति में संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे वी.टी. कृष्णमाचारी। तो इस प्रकार यह दूसरे उपाध्यक्ष बने। तो याद रखिएगा, बाद में सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया। तदनुसार 16 जुलाई 1947 को वी.टी. कृष्णमाचारी को सभा के दूसरे अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो यहाँ सबसे खास जो बात है आपकी याद रखने वाली वो ये याद रखिएगा कि संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, 207 सदस्य उसमें शामिल हुए और फ्रांस की ही तर्ज पे सबसे वरिष्ठ संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी सभापति चुना गया। और इसकी दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई और इसकी तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त बी.एन. राव को भी तीसरी ही बैठक में संविधान सभा का सलाहकार चुना गया। याद रखिएगा, तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही बी.एन.आर. राव को, बेनिगल रामा राव को, बी.एन. राव जिनका पूरा नाम बेनिगल रामा राव है, जो रिटायर्ड जज थे, उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया कि वो ही बताएंगे किस प्रकार संवैधानिक तरीके से भारत का संविधान का प्रारूप या संविधान तैयार हो। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के जो संविधान का मूल प्रारूप था वो बी.एन.आर. राव, बेनिगल रामा राव के द्वारा तैयार किया गया और बाद में बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनी, उस प्रारूप समिति ने केवल बी.एन.आर. राव के द्वारा जो संविधान संकलित करके दिया गया था उसकी ड्राफ्टिंग की, प्रारूप बनाया कि किस चीज को, किस भाग को कहां रखा जाए, किस तरीके से रखा जाए। इसलिए हम वर्तमान में भीमराव जी अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहते हैं, किंतु उतना ही अधिक योगदान बी.एन.आर. राव का है या उससे अधिक। तो यहाँ हम हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं। याद रखिएगा, तो जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी तो 2 प्रकार से बैठक होती थी कि संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा हो, उसकी मूल संरचना बनाई जा रही हो कि क्या शामिल करना है क्या नहीं करना, तब उस समय राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे। और जब संविधान सभा भारत के लिए कोई नया कानून बनाती थी कि भारत के लिए कोई नया कानून बनाकर उसे हम हमारे नए संविधान में शामिल करना चाहते थे, उसके लिए वी.टी. कृष्णमाचारी अध्यक्षता करते थे। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। संविधान सभा की संविधान निर्माण के समय अध्यक्षता, संविधान सभा की संविधान के निर्माण के समय अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे
तथा संविधान सभा की विधि निर्माण या कानून निर्माण के समय अध्यक्षता बीटी कृष्णमाचारी के द्वारा की जाती थी, जो विशेष रूप से संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस प्रकार चली। आगे हम देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो प्रथम सत्र चल रहा था, 9 दिसंबर को बैठी सभा जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर को 10 दिसंबर को फिर बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष से संबंधित फिर बातें की गई, चर्चा हुई और 11 दिसंबर को फाइनली राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अध्यक्ष। इसके बाद फिर चौथी बैठक हुई जो 12 दिसंबर 1946 को हुई और इसके पश्चात मोस्ट इंपोर्टेंट 5वीं बैठक हुई, याद रखिएगा। इसके पश्चात 5वीं बैठक हुई। ये 5वीं बैठक जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये समझते हैं हम कि जो 5वीं बैठक है क्यों इंपॉर्टेंट बनती है हमारे लिए। तो 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को ही, बिल्कुल आप गिन भी सकते हैं उंगलियों से, 9, 10, 11, 12, 13, 5वीं बैठक। तो कई बार क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है एमपीएसआई या एमपीपीएससी या यूपीएससी के एग्जामों में या अन्य स्टेट एग्जामों में, एसएससी, रेलवे में, कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस बैठक में रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब रखा गया, किस बैठक में रखा गया। तो अमूमन बच्चे जो हैं तीसरी बैठक टिक लगा देते हैं कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। ऐसा नहीं है, बीच में भी बैठक हुई है, 9 को ही, 10 को, 11 को, 12 को और फिर 13 को। तो इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 5वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्तुत किया कि भारत की संविधान सभा जो संविधान बनाना चाहती है उसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा या किन किन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए, कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था दी जानी चाहिए, किस प्रकार की राज्य और संघों के बीच में संबंध होने चाहिए। या हम कह सकते हैं कि वर्तमान संविधान में जो प्रस्तावना या प्रियम्बल को शामिल किया गया है वह कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से ही हम बोल सकते हैं अभिप्रेरित है, या हम बोल सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया एक प्रकार से वह उसी का प्रतिरूप है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है। इसके अतिरिक्त भारत की संविधान में जो जो चीजें मूलभूत हम देखते हैं उन सभी को उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत भी किया गया। एक एक करके हम देखते हैं। यह संविधान सभा, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव रखते हैं कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपना भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। तो इस प्रकार ये प्रथम घोषणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। सेकंड देखें उनके प्रस्ताव में क्या नियम था या विशेषता रही कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, मतलब उस समय तत्कालीन ब्रिटिश भारत में जो जो क्षेत्र थे, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र या भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र यदि जो भारत के क्षेत्र में या भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसमें शामिल होना चाहते हैं, या ऐसे क्षेत्र जो भारत की सीमा से बाहर हैं और फिर भी भारत में शामिल होना चाहते हैं जैसे गोवा, पांडिचेरी या अन्य कई सारे जैसे जम्मू कश्मीर है, तो वे बोलते हैं वे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तो एक प्रकार से फेडरल व्यवस्था या संघीय व्यवस्था उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र या भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते हैं तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का बिल्कुल अभिन्न अंग होंगे, हिस्सा होंगे। किंतु भारतीय संघ में शामिल होने का ये नहीं होगा मतलब कि उनकी स्वायत्तता छिन जाएगी, उन्हें अधिकार मिलेंगे लेकिन कुछ विशेष अधिकार उन राज्यों के स्थान पर केंद्र को मिलेंगे, संघीय व्यवस्था को मिलेंगे ताकि संतुलन बना रहे। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहे हैं, हमें केंद्र राज्य संबंध या संघीय व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिलती है जो कनाडा पे आधारित है। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखें, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों, मतलब ये जो सभी क्षेत्र ऊपर के प्रस्ताव में बताए गए हैं, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों
तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, जो संविधान के हम अनुच्छेद 1, 2 में देखते हैं, तो 2, 3 में देखते हैं बिल्कुल कि संविधान की सीमाओं का निर्धारण भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्य का नामकरण भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्य के क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण, किसी भी राज्य के क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण या किसी राज्य को बंटवारा, किसी अन्य राज्य का निर्माण, किसी राज्य के या संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना, उसे घटाना बढ़ाना, उसका नया नाम करना, ये सभी कार्य वह राज्य सरकार नहीं करती। यह सभी कार्य जो है केंद्र सरकार या संघ करती है, मीन संसद करती है, जो उसे संविधान के द्वारा शक्तियां दी गई हैं। तो इस प्रकार इस संविधान सभा के द्वारा यह भी संकल्पित कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि इन सभी क्षेत्रों में उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, मीन्स आगे जाके संसद द्वारा। तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार, मीन्स इसके बाद जब संविधान हमारा बन जाएगा और संविधान में बनेगा नियमों के अनुसार, यदि वे राज्य चाहेंगे तो उनकी अपशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी। यदि वे राज्य चाहेंगे तो उनकी अपशिष्ट शक्तियां उन राज्यों के पास ही रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे राज्य अपनी अपनी शक्तियां प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे केंद्र को कुछ अलग शक्तियां होती हैं, राज्य सूची के विषय पर राज्य को शक्तियां होती हैं, केंद्र की सूची के विषय पर केंद्र को शक्तियां होती हैं, समवर्ती सूची पर दोनों को शक्तियां होती हैं विधान बनाने की। तो नेहरू जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि वे राज्य चाहें जिनकी सीमाओं का निर्धारण भी, नामकरण भी संघ करेगा या संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे, मीन्स वे जो राज्य हैं जो भारत में शामिल होना चाहेंगे, वह चाहेंगे तो उनकी अपशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वे राज्य उनके अंदर केवल उन शक्तियों को छोड़कर जो संघ में निहित होंगी। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि देश विरोध कर दें। वे राज्य, शाही, देशी रियासतें ये सब अपने क्षेत्र में अपने प्रशासन के लिए अपशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन वे उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती जो संघ में निहित हैं या केंद्र सरकार को प्राप्त हैं, इन राज्यों को प्राप्त होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि प्रशासन के संचालन की भी सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी उनका प्रयोग नहीं कर सकते, बाकी सभी शक्तियां इन राज्यों को प्राप्त होंगी। आगे आप नेक्स्ट देखें कि उद्देश्य प्रस्ताव में और क्या नेहरू जी ने प्रस्तुत कर दिया। 4th पॉइंट देखें, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। तो यहाँ एक बहुत मुख्य पॉइंट नेहरू जी कहते हैं, जैसे प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत के लिए, तो भारत का संविधान सबसे ऊपर मानते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में या संवैधानिक व्यवस्था में सबसे ऊपर जो है भारत का संविधान, किंतु भारत के संविधान का भी निर्माण किसने किया? भारत के लोगों ने। तो सबसे ऊपर कौन हो गया? भारत की जनता। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान है उसका स्रोत क्या है? भारत की जनता। तो संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार व इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। मतलब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह साफ शब्दों में कह दिया कि हमारा जो संविधान बनेगा या संविधान में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वह सब भारत की जनता के द्वारा या भारत के नागरिकों के द्वारा किया जाएगा, ना कि इसमें हम ब्रिटिशर्स को या किसी दूसरे देश के नागरिक को हिस्सेदारी देंगे। तो संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग, सरकार के अंग, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, संसद हो, विधानमंडल हो, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। बिल्कुल हम कुछ जैसे विधायक को प्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, संसद को प्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, तो एक प्रकार से सब शक्तियां भारत की जनता के पास होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि भारत